बताओ कहाँ में करना है, जनकट में करना है, कहाँ करना है बताओ। हाँ बिल्कुल सर, देखो सर ध्यान से। तो यहाँ पर सिचुएशंस क्या है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है बेटा, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी रूल 6, आपने लास्ट क्लास में डिपॉजिट पढ़ा था। और डिपॉजिट में मैंने आपको बताया था सिक्योर डिपॉजिटर, इसके बारे में सॉरी डिपॉजिटर बोल रहा हूँ, डिपॉजिट्स, ठीक है। सिक्योर मतलब क्या था कि हम अपने एसेट्स पे, अपनी प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं बेटा, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, कंसेंट्रेशन से कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, मतलब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि बात हो रही है सिक्योर्ड डिपॉजिट के लिए, किसके लिए बात हो रही है बेटा, सिक्योर डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। तो कहते हैं सर एवरी कंपनी रेफर्ड है जो किसमें बेटा, सेक्शन 73 सबसेक्शन टू में, यानी कि मेंबर को आप इशू कर रहे हो, आई मीन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर एवरी एलिजिबल कंपनी जो इनवाइट कर रही है क्या बेटा, सिक्योर डिपॉजिट shall provide security by way of charge on its assets referred in schedule 3, शेड्यूल 3 में जितने भी एसेट्स है बेटा उनके ऊपर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, राइट ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट्स, किसको छोड़ के बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के, यानी कि सारे के सारे एसेट्स क्या होने चाहिए आपकी, टेंजिबल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ड्यू रिपेमेंट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयरऑन फॉर एन अमाउंट which is not less than the amount remaining unsecured by the deposit insurance, ठीक है। तो जो भी अनसिक्योर्ड आपका अमाउंट है, राइट, तो नॉट लेस देन द अमाउंट रिमेनिंग अनसिक्योर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस। अभी ना कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो वो क्या था वो बताऊंगा। तो सर जनरली आपको ना जितने भी अपने सिक्योर्ड डिवेंचर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट। अब चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिपॉजिट विच आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन एसेट्स रेफर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्सक्लूडिंग कौन से बेटा, amount of such deposit and interest payable thereon shall not be exceed the market value of such asset access by the registered valuer। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है। अब मार्केट वैल्यू कौन करेगा बेटा उसकी, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन करेगा बेटा। अच्छा, अब देखो बच्चा सोचता है ना मैं सब कुछ पढ़ लूं, बेटा आपको पता है कई कंपनी सेक्रेटरीज चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप सिर्फ क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मेनी पीपल्स आर ओनली engaged इन रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्टिविटी। अच्छा, आपने ना सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 29, क्या था सेक्शन 29, डीमेटलाइजेशन फॉर्म। मैक्सिमम कई लोगों ने सिर्फ अपना करियर कैसा बना रखा है, डीमेटलाइजेशन, क्योंकि आप ना मल्टीपल काम नहीं कर सकते, यू हैव टू सम एक्सपर्टाइज लेवल, है ना। तो वो एक्सपर्टाइज के लिए बेटा फिर आपको एक अपना स्कोप चुनना पड़ेगा कि आपको ना किस फील्ड में बेसिकली जाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, इसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं, खैर जो भी है। Explanation number one. For the purpose of sub rule, clarify that the company shall ensure that the total value of security either by way of capital, deposit insurance या फिर by way of charge, both companies assets shall not be less than the amount of deposit accepted। बेसी बात है ना यार। आप एक बार बताओ, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, कितने का करोगे, जितने के डिपॉजिट से, उससे कम का नहीं होना चाहिए। आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कितने का लोगे, जितने डिपॉजिट इशू कर रखे हैं उससे कम का नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे बेटा इंश्योरेंस ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस भी एक तरह का सिक्योरिटी है या नहीं। सपोज मान लो आपने 1 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, क्या ले लिया, कि अगर कल को कंपनी इंडेटनेस में जाती है, कंपनी की लिक्विडेशन होती है, क्या कंपनी अनेबल टू पे द डिपॉजिट्स, तो वो इंश्योरेंस क्या कर सकता है बेटा, डिपॉजिटर्स को पेमेंट कर सकता। तो इस तरीके से आपने अपने डिपॉजिट होल्डर्स को क्या दे दिया बेटा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, क्या प्रोवाइड कर दी बेटा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखा था, सिक्योरिटी नॉट बीइंग अ नेचर ऑफ प्लेज, मतलब प्लेज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, मॉर्गेज, मॉर्गेज मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं फॉर डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड रोल शेल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ कोर्स, किसके फेवर में होगा, भाई आपने डिवेंचर पढ़ा था, डिवेंचर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रस्टी, राइट, डिवेंचर ट्रस्टी। तो यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट ट्रस्टी, तो उसके फेवर में चार्ज क्रिएट करोगे, ठीक है। और स्पेसिफिक किस पे बेटा, या फिर स्पेसिफिक मतलब फिक्स होने चाहिए, पता होना चाहिए आपकी मोर प्रॉपर्टी है, आपकी इमोर प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि भाई हम एक्वायर करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे तो उस एसेट्स पे लगाएंगे, नहीं, एसेट्स होनी चाहिए आपके पास, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, स्पेसिफिक होना चाहिए, समझ में आया। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो सेक्शन 76 स्टेट दैट नॉट स्टैंडिंग विद एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 70, कह रहा है सर 73 में कुछ भी लिखा हो, कहते हैं सर एक पब्लिक कंपनी जो किसको क्या है बेटा, जिसकी जो नेटवर्थ है कम से कम कितनी होनी चाहिए, दैट इज 100 करोड़, एंड टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए, तो मे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर, मतलब पब्लिक से।
हाँ, कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड ऑफ पेज मतलब कंप्लाइंस आपको वही फॉलो करना है बेटा जो अपने सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में मतलब ये जो है मोटाटिस मोटेंडिस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, वो सब कुछ सेम है, बस आपको एलिजिबल कंपनी का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रेटिंग, आपको रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी फ्रॉम किससे बेटा, पढ़ चुके ऑलरेडी। For informing the public, rating given to the company at a time of invitations of deposit from the public, which ensure adequate safety and rating shall be obtained every during of the tenure। मतलब हर ईयर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, यानी कि मतलब आपने 10 साल पहले रेटिंग ऑब्टेन करी तो उस बेसिस पे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करो नहीं, आपको हर साल क्या करना है, रेटिंग ऑब्टेन करनी है, उसके बेसिस पे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर कह रहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग क्या बेटा, सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक शेल विद इन कितने दिन बेटा, फ्रॉम द एक्सेप्ट क्या कर लेंगे बेटा, क्रिएट मतलब जिस दिन आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या क्रिएट होने चाहिए बेटा, चार्ट्स एसेट्स पे। ठीक है, एंड नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ क्या बेटा, डिपॉजिट होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द सब रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, और जो इस चैप्टर के प्रोविजन है इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, मोटेटिस मोटेंटिस अप्लाई हो जाएंगे। अभी वही बता ना, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी वो पूरी की पूरी बेटा 76 में जो एलिजिबल कंपनी है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल। अभी लिखा हुआ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 76A फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73 एंड 76 इफ यू आर कॉन्ट्राविंग दीज टू प्रोविजंस, अगर आप इन दो प्रोविजंस को क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्राविंग करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्राविंग करते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 76A के हिसाब से। कहते हुए कंपनी एक्सेप्ट कर रही, इनवाइट करी, अलाउ कर रही, कॉज एनी अदर पर्सन टू एक्सेप्ट और इनवाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एनी डिपॉजिट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मैनर ऑफ द कंडीशन, मतलब आप इसकी कंडीशंस को क्या कर रहे हो बेटा, if company fail to repay the deposit apart from this interest within the specified जो भी situations है सेक्शन 73 तो ये है पेनल्टी का सिचुएशन। क्या लिखा हुआ है, कंपनी इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड पार्ट जो भी इंटरेस्ट, मतलब आपको डिपॉजिट की पेमेंट तो करनी है, तो इंटरेस्ट भी देना है, उसके बाद आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी, या फिर जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसका 2 गुना। ठीक है, विच एवर इज लोअर, और इसको बढ़ा के हम कितना कर सकते हैं, 10 करोड़, यानी कि 1 CR और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया था। हाँ बोलो, विच एवर इज लोअर, और इस लोअर अमाउंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने तक, 10 CR तक, यानी कि 10 करोड़ तक। मतलब क्या सीवियर पेनल्टीज है बेटा, अगर आपने डिपॉजिट के प्रोविजंस को ढंग से फॉलो नहीं किया है तो भैया बहुत सीवियर पेनल्टी है। और देखो ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है 7 साल तक की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, कम से कम 25 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, और 2 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन है। यानी कि सुनो, अगर 4 ऑफिसर डिफॉल्ट में शामिल है, कितने ऑफिसर, अब सर इन चारों को पहले तो जेल हो सकती है कितने साल की, तो फाइन दो, एक व्यक्ति पे फाइन बताओ, 25 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा, और इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 2 करोड़, और इनको 4 कर लेना, उतनी पेनल्टी लगेगी। समझ रहे हो, तो पेनल्टी बहुत सीवियर है बेटा, कोई सिंगल, और इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी कवर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में, वैल्यू बताओ, घर जाएंगे ऐसे सीधे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रूव दैट ऑफिस ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजन। अच्छा देखो, अभी इनका मन नहीं भरा है, कह रहा अगर आप कोई विलफुली या फिर जानबूझ के इंटेंशनली सामने वाले को क्या कर रहा है बेटा, फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रहा है शोल्डर डिपॉजिट रिस्क के साथ, तो ही इज लायबल फॉर सेक्शन 447, और 447 में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। ठीक है, और पेनल्टी 3 गुना लगेगी डिफॉल्ट की। ठीक है, तो इसमें तो तगड़ा जेल जाएगा बच्चों। सेक्शन 447 पढ़ाऊंगा जिस दिन, वो दिन तुम बोलोगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट कैसे करेंगे सर, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या लिखा दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट बेटा सेम है उसकी तरह, डिविंचर ट्रस्टी की तरह, बस देख लेते हैं एक बार। अपॉइंटमेंट कब करनी है सर, कहते हैं नो कंपनी जो इस सेक्शन में प्रोजेक्ट सब कर रही है या एलिजिबल कंपनी इश्यू नहीं कर सकती सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट्स इनवाइटिंग द सिक्योर डिपॉजिट जब तक कंपनी अपॉइंट ना कर ले एक से ज्यादा ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स क्रिएटिंग द सिक्योरिटी ऑन डिपॉजिट। मतलब सर्कुलर इशू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सेम है, डिविजन में भी यही बोला था, या और उससे क्या ऑब्टेन करोगे आप, रिटर्न कंसर्न शेल ऑफ ट्रस्टी एंड डिपॉजिट बिफोर द अपॉइंटमेंट एंड स्टेटमेंट शेल अपेयर इन द सर्कुलर और सर्कुलर इन द एडवर्टीज, मतलब इसका नाम और इसकी कंसर्न कहाँ पे लिखी होनी चाहिए बेटा,
सर्कुलर में लिखी होनी चाहिए, ये लिखा था बेटा ये। उसके बाद आपको एक डिपॉजिट ट्रस्ट की डीड बनानी पड़ेगी, कौन से फॉर्म में, डीपीटी टू में, किसमें बेटा, डीपीटी टू में। ये सेम सिचुएशन वहां पर भी था। हाँ जी। और एटलीस्ट कितने दिन, सेम ही सिचुएशन है बेटा। यस, जिस दिन आपने सर्कुलर इशू किया, डिपॉजिट किया, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। कौन अपॉइंट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी से एसोसिएट होगा। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट इज द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्या बेटा, ट्रस्टीशिप सर्विसेज शैल बी अपॉइंटेड एज द ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिट इफ वो डायरेक्टर है कंपनी का, केएमपी है, या एनी ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी और डिपॉजिटर्स इन द कंपनी। तो ये आप नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंपनी में है, या फिर आपने कंपनी को उधार दिया होगा, या कंपनी की सब्सिडरी को, या होल्डिंग को, या एसोसिएट को, या फिर सब्सिडरी और सच होल्डिंग को, ठीक है। कोई मटीरियल पिक्योर रिलेशनशिप आपका कंपनी के साथ, या आपने एंटर कर रखी कोई गारंटी अरेंजमेंट सिक्योरिटी में, या रिलेटेड पर्सन हो, स्पेसिफाइड इन इनके रिलेटेड पर्सन हो, तो भी आप डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। सेम ही है बेटा। अच्छा, बिल्कुल सेम है सर। रिमूव कैसे करेंगे, नॉन ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफिस ऑफ सर्कुलर एंड रिवीजन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। मतलब जब तक उसका टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता, हम उसको क्या नहीं कर सकते बेटा, रिमूव नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब यूनानिमस अप्रूवल चाहिए बोर्ड का डिवेंचर ट्रस्टी को निकालने के, सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी को निकालने के लिए। और अगर कंपनी में आईडी है, तो आईडी की प्रेजेंस भी उस मीटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, अब यार ये ड्यूटी है, ये तो बेसिक चीजें आपको खुद ही पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स, अरे सर क्या मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन सेम है सिचुएशन, ध्यान सुनो। रूल 9 कहता है दैट द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल कॉल मीटिंग ऑफ, कैसे क्यों कॉल करेगा, पहला, अगर इसको रिक्वेस्ट मिले राइटिंग में कितने लोगों से, 1/10 ऑफ डिपॉजिटर इन वैल्यू फॉर टाइम आउटस्टैंडिंग, मतलब मान लो 1 लाख डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10,000। तो जितने लोगों ने इतनी वैल्यू होल्ड कर रखी होगी, ये क्या कर सकते हैं बेटा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग कॉल करने के लिए। या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें हमें लग रहा है कि डिफॉल्ट होने वाला है, इन ओपिनियन ऑफ द ट्रस्ट इफ डिपॉजिटर अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, तो उस समय मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो मीटिंग कॉल करने के कितने सिनेरियो है बेटा, 2 सिनेरियो है, कितने सिनेरियो है, एक तो डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करेगा तुम, और दूसरा 1/10 परमिशन आपको मिल जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मीटिंग कॉल। अब मीटिंग कॉल जनरली कौन करेगा, डिपॉजिटर ट्रस्ट, ठीक है। बोलो यार। हाँ जी, अब कुछ फॉर्म्स फाइल करने हैं यहाँ पे, रूल 10 के हिसाब से, देखो देखो। कहते हैं ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल, मतलब जिस दिन रूल कमेंस हुए थे वहां से, नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट वेदर चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, अनलेस एप्लीकेशन इन सच फॉर्म स्पेसिफाइड इन द कंपनी सबमिटेड इंटेंडिंग द डिपॉजिटर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, मतलब आपको क्या देने पड़ेगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन शैल कंटेन द डिक्लेरेशन by intending of the depositor to effect that the deposit is not being made out of the money borrowed by him from any other person। मतलब सुनो, क्या करना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, कंपनी है, मान लो कोई, चाहे वो मेंबर है चाहे पब्लिक है, भाई दो ही सिचुएशन तो है, या तो आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, या किससे, पब्लिक से। हाँ जी। तो ये कौन हो सकते हैं आपके, डिपॉजिटर, कौन हो सकते हैं आपके, कंपनी इनसे एक्सेप्ट करने से पहले इनको ना एप्लीकेशन फॉर्म देगी, क्या देगी बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में इनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, दिस पीपल, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं, इनको, ये कंपनी को क्या करेंगे बेटा, ये एप्लीकेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देंगे, क्या देंगे बेटा, डिक्लेरेशन। अभी जो डिक्लेरेशन है बच्चे, ये डिक्लेरेशन में आप क्या बताओगे, तो आप ये बोलोगे कि भैया जो हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ना, ये हमने बोरो नहीं किया है, नॉट बोरो, मतलब लोन वाला पैसा नहीं होना चाहिए, आप खुद के पैसे को क्या करोगे, डिपॉजिट्स की फॉर्म में करोगे, ठीक है। तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हमने किसी थर्ड पर्सन से लोन नहीं लिया है, हम अपने पैसे को कंपनी को एज ए डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन ओनली
कंपनी बेटा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। समझ में आया? लिख लो तो उसको। क्या? ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। पावर टू नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब सपोज भाई हम नॉमिनी क्यों अपॉइंट करते हैं? अगर मान लो कल को डिपॉजिटर को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो डिपॉजिट है वो किसके नाम पे होगा? उसके नॉमिनी के। तो लिख दो एवरी डिपॉजिट में एट दैट टाइम नॉमिनेट करेंगे किसको बेटा? एनी पर्सन टू होम हिज डिपॉजिट शेल वेस्टेड इन इवेंट ऑफ हिज। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बेटा, तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसको बेसिकली बेटा डिपॉजिट हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और ये बेसिकली कौन सा सेक्शन के हिसाब से होगा? 72 एज फार एज अप्लाई टू द नॉमिनेशन फॉर मेड दिस। ठीक है, तो 72 में जो प्रोसेस दे रखा है नॉमिनेशन का, वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी आपको फॉलो करना। ठीक है, सो क्या कह रहा है? फर्निशिंग द डिपॉजिट रिसिप्ट्स टू द डिपॉजिटर्स। अब इधर देखो क्या कह रहा है। एवरी कंपनी शेल ऑन एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ द डिपॉजिट, या तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो या आप डिपॉजिट क्या कर रहे हो बेटा? रिन्यू कर रहे हो। को फर्निश करना पड़ेगा, मतलब सेंड करना पड़ेगा बेटा क्या? तो डिपॉजिटर्स को या फिर उसके एजेंट को एक रिसिप्ट फॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ कितना बेटा? 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी एंड रियलाइजेशन ऑफ चेक और डेट ऑफ रिन्यूअल। मतलब देखो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं। कंपनी है, अब जिस दिन कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्या? डिपॉजिट। क्या एक्सेप्ट किया बेटा? अब उसके पास पैसा आ गया, मनी रिसीट। आपने क्या कर लिया बेटा? हाँ, कंपनी बेटा 21 दिन के अंदर अंदर यहाँ से डिपॉजिट्स को, किसको? डिपॉजिट्स को एक रिसिप्ट्स भेजेगी। क्या भेजेगी? और इस रिसिप्ट में वो मेंशन करेगी कि हमें इतना पैसा रिसीव हो गया है। अच्छा देखो, ये जो रिसिप्ट्स है इसको साइन कौन करेगा? ऑफिसर ऑफ कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। तो बोर्ड ने ऑथराइज करा है, वो कर सकता है। इन दिस बिहाफ एंड द स्टेट ऑफ द डेट ऑफ द डिपॉजिट्स। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा बेटा? जिस दिन डिपॉजिट का एक्सेप्ट हुआ है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है डिपॉजिटर का, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, राइट, डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट क्या है देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें मेंशन करो। अब वैसी बात है ना, आपने पैसा दिया, आपके पास एक्नॉलेजमेंट क्या है? भाई इक्विटी शेयर में शेयर इशू हो जाते हैं, डिवेंचर्स में डिवेंचर इशू हो जाते हैं। तो डिपॉजिट में आप कुछ ना कुछ रिसिप्ट तो दोगे, जिससे डिपॉजिटर को ये लगेगा कि हाँ भैया है, दैट इज माई एक्नॉलेजमेंट, दैट इज माई एविडेंस कि मैंने कंपनी को इतना पैसा ऐसा डिपॉजिट दिया हुआ है। तो ये कहता है बेटा रूल 12। समझे? देख लो उसको। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है जी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स
क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिडम्पशन अमाउंट। भैया आपने डीआरआर अकाउंट बनाया था ना। अब आप जब भी पेमेंट करोगे डिपॉजिटर्स को कहाँ से करोगे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी, अगेन वही सेम चीज रिपीट हो रही है बेटा, चाहे सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 जो मेंबर से डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप एलिजिबल कंपनी हो, शेल ऑन और बिफोर ऑफ क्या बेटा, 30 अप्रैल आपको जो भी इस क्लॉज में स्पेसिफाइड है शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसको आप किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉइंट। बड़ा सिंपल जवाब है, 30 अप्रैल या उससे पहले आपको डीआरआर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा किसी शेड्यूल बैंक में, कहाँ पे बेटा, और उसमें जो पैसा आपने रखा हुआ है वो सिर्फ एक ही पर्पज के लिए यूटिलाइज होगा, वो किस लिए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, और किसी पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। जो रिमेनिंग डिपॉजिटेड शेल नॉट बी, और जो अमाउंट उसमें बच जाएगा ना वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ मेच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेच्योर होने वाले डिपॉजिट्स हैं उसका एटलीस्ट 20% अमाउंट किस में हमेशा होना चाहिए, आपके डीआरआर अकाउंट में। अगर आपने डिविंचर याद होगा तो उसमें कितना था, 15% था बेटा, कितना था, 15%। सेम ही सिचुएशन है, बस नंबर चेंज है, फॉर्म चेंज है, और बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चेंज सेम है। तो अगर आप चाहें तो उसको ना लिंक करके पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, जैसे मान लो आज आप पढ़ोगे तो आप डिपॉजिट्स को नोट्स बनाओ और डिपॉजिट दैट इज डिविंचर की नोट बनाओ, और जो सिमिलर टॉपिक्स है ना उनको सिमिलरिटी में पढ़ना, इससे क्या होगा ना आपकी क्लैरिटी ज्यादा बेटर रहेगी, है ना। अच्छा, रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको किसका, तो देखो एवरी कंपनी जो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट शेल मेंटेन करेगी कहाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में, एक या एक से ज्यादा सेपरेट रजिस्टर्ड फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड या रिन्यूड इन विच देयर शेल बी एंट्री सेपरेटली इन केस ऑफ ईच डिपॉजिट फ्रॉम पर्टिकुलर्स। क्या क्या लिखोगे, बता दो, नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, पैन लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे उसके गार्जियन के अगर वो माइनर है तो, नॉमिनी का पर्टिकुलर लिखोगे, राइट, तो रिसिप्ट नंबर लिखोगे, डेट एंड टाइम ऑफ अमाउंट लिखोगे, बोलो, ड्यूरेशन लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, ड्यू डेट लिखोगे, मैंडेट एंड इंस्ट्रक्शन लिखोगे पेमेंट का, डेट एंड टाइम लिखोगे पेमेंट का, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी, कोई चार्ज वगैरह नहीं आने का, क्या बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सुनो, ये जो रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे हो ना, द एंट्री स्पेसिफाइड शैल बी मेड कितने दिन के अंदर, जिस दिन आपने इशू किया था रिसिप्ट, मतलब सुनो, मैंने पैसा एक्सेप्ट किया, राइट, 21 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, रिसिप्ट भेजनी है। अच्छा, 21 दिन जैसे रिसिप्ट भेजा, जो जिस दिन रिसिप्ट भेजा वहां से 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। इसको ऐसे पढ़ना था, आर यू गेटिंग आउट, जिससे क्या होगा ना कोई क्लैरिटी रहेगा कि हमने ये किया फिर इसके बाद ये किया, ठीक है। तो क्या था सर, और ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए किसके द्वारा, डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या फिर एनी अदर ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा हो। और रजिस्टर आपको प्रिजर्व करने हैं गुड ऑर्डर में, नॉट लेस देन कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लास्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लास्ट एंट्री करी थी वहां से 8 साल तक आपको ये प्रिजर्व करके रखने हैं। समझ में आया, क्या होता है ना कॉन्सेप्ट सुनो, पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत करोगी, श्योर, पक्का, लॉक कर दें, ठीक है। सब सुनो ध्यान से, मान लो इन नीरू ने 12 महीने का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था कंपनी के पास, अब ये 6 महीने में आके भाई पैसे वापस करो, क्या बोल रही है, पैसे वापस करो, कंपनी इसको पेमेंट तो करेगी, है ना, बट उसमें इसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम कर देगी, क्योंकि आप प्रीमेच्योर क्या कर रहे हो, रीपेमेंट करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, भाई मेच्योर तो नहीं हो भाई, है ना। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि प्री मेच्योर 3 महीने से कम का तो बिल्कुल अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, वेयर द कंपनी मेक रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे, कंपनी नहीं कर रही है, डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कितना, 6 मंथ, सॉरी वो 3 मंथ बोल रहे थे मैंने, हाँ, मतलब मिनिमम भैया 6 महीने से पहले तो तुम आ ही नहीं सकते हो, 6 महीने तक तो रखना ही पड़ेगा डिपॉजिट, उससे पहले नहीं आ सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्या बेटा, पीरियड फॉर विच डिपॉजिट एक्सेप्टेड। अब एग्जाम्पल सुनो, मान लो यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये है कंपनी, कंपनी ने बच्चे इससे एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट, क्या किया है, एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट। जो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ना, मान लो 3 साल के लिए किया है, क्या कंपनी कर सकती है 3 साल के लिए, हाँ, 36 महीने था ना मैक्सिमम, हाँ, तो 3 साल के लिए किया है फॉर एग्जाम्पल, अब 3 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, बट मिस्टर एक्स चाहता है पेमेंट जल्दी ले लेना, ये कौन है, डिपॉजिटर, और ये क्या है, मिच्योर्ड डेट, क्या बेटा ये, मिच्योर्ड डेट,
ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये डिपॉजिटर है। अब ये कंपनी के पास जा रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? रिक्वेस्ट की मुझे प्रीमिक्योर करवाना है, मतलब पेमेंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डिमांड फॉर पेमेंट। तो कंपनी ने बोला भैया देखो, आप कब जा सकते हो? 6 महीने तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। यानी कि 7th मंथ से लेकर 3 साल के बीच में कभी भी आप जा सकते हो, या 3 साल से पहले पहले, सॉरी। मतलब मान लो 2 साल सम 11 मंथ समथिंग, या फिर 3 साल नहीं होने चाहिए, उससे पहले पहले इस दौरान आप चाह रहे हो। हाँ, उस केस में कंपनी को क्या करेगी? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिपॉजिट शैल बी रिड्यूस बाय कितना? मान लो इस पे 4% का डिपॉजिट इंटरेस्ट हम आपको दे रहे थे, तो रीपेमेंट तो हम करेंगे, पर 4% में से 1% क्या कर देंगे? माइनस, और आपको सिर्फ 3% का ही पेमेंट किया। समझ में आया? फिर कहते हैं फ्रॉम द रेट इन विच द कंपनी वुड हैव पेड हैड डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट एक्चुअली रन, एंड द कंपनी शैल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन हायर देन द रेट सो रिड्यूस। मतलब जितना रिड्यूस करा है उतना ही पेमेंट करेगी, उससे ज्यादा नहीं। कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट before the expiry of period for which deposit was accepted by company if repayment is made solely for the purpose of complying with provision। मतलब सुनिए, डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है प्रीमेच्योर के लिए, तो इंटरेस्ट कटेगा। कंपनी पे कर रही है तो नहीं कटेगा सब। ठीक है, उस केस में आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया? लिख लो उसको। डन। ओके। तो ये हो गया, कंपनी लॉ के प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए प्रीमेच्योर पेमेंट कर रही है। या और क्या केस हो सकते हैं फिर? तो देखो, सबसे पहले आ गया प्रोवाइडिंग क्या बेटा? वॉर या अदर रिलेटेड बेनिफिट्स टू द पर्सनल ऑफ कौन बेटा? नवल, मिलिट्री, या फिर एयरफोर्स एंड देयर फैमिलीज को। ठीक है, इनको अगर पेमेंट हो रही है तो ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द एसोसिएशन और सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय सच पर्सनल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दिस क्रिटिकल सिचुएशन। तो इस केस में अगर प्रीमेच्योर पेमेंट हो रही है तो आपको इंटरेस्ट काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या लगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन अ कंपनी रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये एलिजिबल कंपनी परमिट करती है डिपॉजिट को रिन्यू करने के लिए डिपॉजिट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्या बेटा? पीरियड फॉर विच डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मतलब सुनो, कंपनी बोल रही है डिपॉजिटर को रिन्यू करने के, क्या करने के लिए, और अभी उसका मेच्योरिटी पीरियड नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर अवेलिंग द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपनी shall पे interest of to such deposit higher rate if such deposit renewed accordance with the provision rules in this period longer than the unexpired period of the deposit। तो उस केस में भी नहीं काटोगे इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, for the purpose of this rule where the period for which deposit had run contain any part of year, if part of the less than 6 months, it shall be excluded, and 6 month or more shall be reckoned for 1 year। मतलब 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? 1 साल मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 साल मानेंगे। समझ में आए? अब ये कुछ बेसिक सिचुएशन है रिटर्न फाइल करने का। ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। देखो ये कह रहा है, एवरी कंपनी टू विच दिस रूल अप्लाई, मतलब जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो वो शेल ऑन बिफोर ऑफ क्या बेटा? 30 जून से पहले पहले हर साल फाइल करेगी आरओसी को क्या बेटा? फॉर्म डीपीटी 3।
लेकिन फीस जो भी प्रोवाइड करी गई है शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन कंटेन देयरिन 31 मार्च तक बेटा जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने पता लगाया है उसकी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मान लो आप सीएस हो, मेरा ध्यान देना बेटा। आप क्या हो बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। देखो मैं तुम्हें केस बताता हूँ जिसमें मोस्टली सीएस फंसते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की वजह से। कैसे देखो, मान लो आप कंपनी सेक्रेटरी हो किसी कंपनी के। मैं एक लाइव एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज देयर इज एन एक्स लिमिटेड कंपनी एंड यू आर अ सीएस ऑफ दिस कंपनी। ठीक है। अब सर यहाँ पे जनरली हर कंपनी को एजीएम करनी होती है। क्या करनी होती है? अच्छा, एजीएम। और आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि जब भी एजीएम होगी ना तो आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं, जैसे फॉर्म AOC 4 फाइल करना पड़ता है और एक है MGT 7 या फिर 7A। ये है क्या फॉर्म्स? ये बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है AOC 4 जनरली। तो इसमें जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। राइट। अब सुनो, एजीएम करने का टाइम क्या है? 6 मंथ जनरली। अगर फर्स्ट एजीएम है तो 9 महीने। मान लेते हैं 6 मंथ का टाइम है। अच्छा 6 मंथ कहाँ से? 31 मार्च से आपको ये 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। और 6 महीने का जो ड्यू डेट आती है जिनकी, वो आती है 30 सितंबर। क्या आती है बेटा? 2000 जो भी आपका टेन्योर है। फॉर एग्जाम्पल हम इस साल का लेते तो 25 मान लेते। कितना मान लेते? हाँ जी, क्लियर है। सर मान लो ये ड्यू डेट है, ठीक है बेटा हमारी। मान लो बहुत सारे जो कंपनीज होती है ना बेटा, लिस्टेड कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल कंपनीज है उतने कॉल कंप्लायंस नहीं होते हैं। ये मोस्टली ना सितंबर मंथ में एजीएम करते हैं। कब करते हैं? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब हम एजीएम फाइल करेंगे, भाई एजीएम करने के अकाउंट, जब एजीएम तो तभी करेंगे अकाउंट्स फाइनल हो जाए। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, हमें अकाउंट्स मिलते ही लेट है ऑडिट वगैरह होके। या फिर जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है पूरे साल एंट्री कर रहा है, उसे अकाउंटिंग ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब मान लो तुम्हें अकाउंट्स डिले मिले, सपोज मान लो आपको फाइनल अकाउंट मिल रहा है कब बेटा? बट सितंबर में आपने देखा यार कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है लॉ में कि 31 मार्च को जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट है? मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। यहाँ तो आपको लग रहा है कि कंपनी, बहुत सारी सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने अपने मेंबर से पैसा ले लिया। राइट। पैसा तो ले लिया, डिपॉजिट की प्रोविजन फॉलो नहीं कर। तुम क्या मानोगे भाई इस पैसे को, जरा मुझे बताओ। क्या कंसिडर करोगे इस पैसे को? लोन? तो लोन भी तो आपका डिपॉजिट ही है। भाई कौन से लोन एक्सेप्ट कर रखे हैं? जब बैंक से ले रहे हो, इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, वही तो ना। तो तुमने मेंबर से लोन लिया, क्या मानोगे उसको? डिपॉजिट तो मानोगे, तो डिपॉजिट के सेक्शन तो अप्लाई हो गए। फंस गए ना। अब फंस गए तो ठीक है। चलो ठीक है, इसमें एक प्रोविजन बचा लेता कि उसमें लिखा हुआ है कि ये अमाउंट को हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। राइट। उसमें जब आप फॉर्म फाइल करते हो DPT 3 का, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ना जो अमाउंट आपने रिसीव करा अपने मेंबर से, राइट, उसको क्या नहीं मान रहे हो। बट लॉ कहता है DPT 3 तो फिर भी फाइल करना पड़ेगा। और DPT 3 फाइल करने की डेट क्या है? आपके पास अकाउंट्स कब आ रहे हैं सीए से? सितंबर। तो तुम तो लेट हो गए। लेट हो गया ना। तो यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिटेड बैलेंस शीट फटाफट से फटाफट कोशिश करे लेने की। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं आएगी बहुत सारी चीजें हमको क्लियर ही नहीं होगा। कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ऑडिटेड बैलेंस शीट में पता लगेगा ना कितना डिपॉजिट है, कितना लोन का अमाउंट मेंबर से लिया हुआ है, किसको डिपॉजिट मानना है, किसको डिपॉजिट नहीं मानना है। ठीक है। उसके बेसिस पे आपको DPT 3 फाइल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि आपको ना एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, बड़ा सिंपल लगता है। कंपनीज में ऐसे काम नहीं होता। बस में जैसे मान लो कंपनी डिपॉजिट हुआ, तुम्हें क्या लगता है ऐसी चीजें एक्सेप्ट होती है ना, मेंबर से पैसा ले लिया। हमारी एक कंपनी थी, वो नालायक ने पता है अपने ही मतलब वो खुद डायरेक्टर था, खुद मेंबर था, उसने कंपनी में अपने यहाँ अकाउंट से पेमेंट किया हुआ था। उसको लग रहा था कंपनी और वो सेम ही। बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटी कंपनी थी। ठीक है, 1 करोड़ का टर्नओवर था उसका अप्रोक्सीमेटली। अब वो अपने अकाउंट से कंपनी को बार बार क्या करता था? पेमेंट। और फिर उस पेमेंट से क्या करता था? कुछ खरीद रहे हो,
जब हमने बैलेंस शीट चेक करी, टैली वगैरह देखी, मैं कह रही तो मेंबर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, और वो कम कम भी नहीं जा रहा है, और हर महीने जा रहा है। राइट, और ये जानकारी हमारे पास आती है सितंबर में, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स ने अकाउंट्स दिए थे बहुत लेट दिए थे। अब AOC 4 फाइल करना था। क्या फाइल करना था? बट AOC 4 फाइल करना था, उसमें दिखाए क्या? उसको अगर मैं लोन भी दिखाऊंगा तब भी तो मुझे भैया वहां पे DPT 3 फाइल करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कंपनी सेक्रेटरीज। समझ रहे हो? तो इसलिए भैया हमें हमें तो एक ही लगता है कि AOC 4 तो फाइल करना है। हाँ, AOC 4 कहता है AGM से 30 दिन के अंदर फाइल कर लेना जी। हमें पढ़ोगे जब अकाउंट्स एंड ऑडिट तो बताऊंगा आपको। कितने दिन के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन AGM करिए वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या फाइल कर देना, AOC 4। भाई इसके लिए तो हमारे पास अक्टूबर तक का टाइम है ना। बट DPT 3 के लिए थोड़ी टाइम है। उसके लिए टाइम कितना है? 30 जून। अगर तुम्हारा CA तुम्हें अकाउंट बना के ही सितंबर में देगा, तो तुम्हें अगर डिपॉजिट, तुम्हें मेंबर से कोई पैसा लिया हुआ है तुमने, राइट, ऑल्दो यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस डिपॉजिट एज वेल, बट स्टिल यू हैव टू फाइल DPT 3। और DPT 3 फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? 30 जून। तो पेनल्टी लगेगी फिर, और कंपनी बड़ी है तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी फिर। समझ रहे हो? तो पेनल्टी कहाँ से भरोगे फिर? ये प्रैक्टिस की जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। समझ में आनी बात? बोलो यार। तो DPT 3 फाइल करना है कितने टाइम के अंदर अंदर? इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, जो हम लॉ में पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली होता है वो डिफरेंस होता है, वो यही डिफरेंस होता है कि लॉ में क्या है, अजम्पशन चल रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो हमारे सबसे चलता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट में से देखकर अमाउंट फिर जाके फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बट ऑडिट ही होके नहीं आ रही है, ऑडिट ही लेट हो रहा है। कि लोग बोले कि सर एक्सटेंशन ले लो, इतना आसान नहीं। वो एक्सटेंशन AGM के ले सकते हो ना भाई, DPT 3 की एक्सटेंशन थोड़ी लोगे। और हर बार MCA थोड़ी एक्सटेंड करेगा डेट को। वो तो बोलेगा भाई हमने तो तुम्हें टाइम दिया ना, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने दे तो दिए तुम्हें, आप क्या चाहते हो? बट ऐसा ऐसा होता नहीं है। पिछले साल के अकाउंट्स रेडी होते हैं इस साल, राइट। 31 मार्च के बाद तो अकाउंट्स रेडी होते हैं, और उसमें भी फिर क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, वो सस्पेंस क्लियर नहीं कर रहा है, टैली एंट्री प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉन कंप्लायंसेस होते हैं। क्यों? इसमें कंपनी की गलती भी है, प्रोफेशनल की गलती भी है। कंपनी की गलती क्या है बेटा? वो कंप्लाइंस करवाने के लिए पैसा खर्च नहीं करती। ठीक है, अब प्रोफेशनल क्यों अपने काम करेगा भाई, जब तुम पैसे खर्च नहीं करोगे तो। और फिर लास्ट में बोलता है एंट्री करो एंट्री करो, फिर बैंक स्टेटमेंट भेजता है कंपनी, फिर एंट्री हो रही है, और उसमें भी अंदाजा लग रहा है कि हाँ ये अमाउंट, उसको पता ही नहीं है कि मैंने ये पैसा किस लिए खर्च किया था। ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होगा। मैं तुम्हें पता होगा 6 महीने पहले तुमने 1 लाख रुपए किस पे खर्च किए थे, और क्लैरिटी भी नहीं है, जर्नल भी नहीं बना रखा तुमने। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बच्चे, जो फेस करनी पड़ेंगी, और इसी चीज से फिर आगे कभी कभी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या है राइट। और तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो करोगे ना उसमें, तो साइन करोगे तो फिर तुम्हारी बात नहीं है। ठीक है, DPT 3 छोटा मोटा फॉर्म नहीं, पहले बताओ। ये छोटा मोटा फॉर्म नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। कई कंपनी, अभी मेरे पास एक कंपनी आई थी भाई, अब इस कंपनी में DPT 3 फाइल ही नहीं हो रखा, लोन ले रखा है। किससे? मैम, 3 साल से DPT फाइल नहीं, नॉन कम्प्लायंस है, कुछ नहीं हो रहा अभी। क्यों? छोटी कंपनी है अभी, RBI के, सॉरी, ROC के रडार में नहीं है, जिस दिन आएगा नोटिस भेज देगा। तो इस लोन के अमाउंट को क्लैरिफाई करो, DPT 3 क्यों नहीं फाइल कर रहा है, क्लैरिफाई करो, फंस गए ना। फिर आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी इसको? इसलिए तो बहुत सारे जो केसेस आते हैं पेनल्टीज के, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, वो क्यों लगते हैं? इसीलिए क्योंकि आपने ना तो प्रॉपर अकाउंटिंग करा रखी, ना तो प्रॉपर आप कंप्लाइंस कर रहे हो, तो ROC कहता है भैया तो तुम जाओगे ना यार। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम रह रहा है। तो देखो क्या है, DPT 3 shall be used filing the return of the deposit and particular of the transaction। देखो क्या लिखा है, नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, है ना। सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कि रिटर्न जो फाइल हो रही है DPT 3 में बच्चे, ये किसके लिए हो रही है? या फिर वो पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन जिसको कंसिडर नहीं कर रहे हो क्या? और बोथ बाय एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब भैया वह ट्रांजेक्शन जिसको डिपॉजिट नहीं मान रहे हो, और डिपॉजिट, इन दोनों के लिए बेटा क्या फाइल करना है आपको? DPT 3 फाइल करना है। अभी बोला ना मैंने आपको कि अपने मेंबर से पैसे लिए क्या मानोगे उसको? डिपॉजिट नहीं मानते तो रिटर्न तो फाइल करोगे, है ना। तो लोन ही मान रहे, कुछ भी मान रहे, बट यू हैव टू फाइल रिटर्न। कौन से फॉर्म में बेटा? DPT 3 में। समझ में आया? डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करो। देखो एवरी कंपनी अदर देन, कौन सी कंपनी बेटा? प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, शेल डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स अबाउट द मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर। मतलब आपको ना, देखो अकाउंट्स में अपने नोट्स पड़े होंगे, पड़े,
बैलेंस शीट के नोट्स एंड नोट्स टू अकाउंट। उस नोट्स में ना आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी अमाउंट आप किससे रिसीव कर रहे हो, डायरेक्टर से। किससे बेटा? सब मैंने बोला ना, सम टाइम डायरेक्टर ही कंपनी को क्या कर देता है। तो यार दो कंपनी में डायरेक्टर है, वो अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहा है कंपनी को, ठीक है, तो सर उसको क्या मानोगे आप, कुछ तो कंसिडर करोगे ना। तो उसकी डिटेल आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट हो। बट इसमें कौन सी कंपनी एग्जेम्प्टेड है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। कहते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ऑफ नोट्स अबाउट द मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर और रिलेटिव। देखो प्राइवेट कंपनी को भी कवर कर लिया, फिर क्या किया, मना कर दिया। नीचे फिर क्या कर दिया कि जो भी आप डायरेक्टर से या डायरेक्टर रिलेटिव से जो भी पैसा रिसीव करो नोट्स अकाउंट में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा सुनो, यहाँ पे सिर्फ किसको बोला है, डायरेक्टर को। यहाँ पे डायरेक्टर और साथ के साथ रिलेटिव वाले पैसे को भी शो करना होगा, ठीक है। तो कहते हैं सर एवरी कंपनी अदर देन गो, अभी छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं रहती। भाई वहाँ कौन सा व्यक्ति होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने रोल से पता होगा कोई रोल 16 भी है और 16A भी है, जिसमें ये भी लिखा है कि प्राइवेट कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स के जरिए मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स और कौन, उसके रिलेटिव के द्वारा जो पैसा है उसको शो करना पड़ेगा। अब नोट्स चेक करो कहीं पता ही नहीं। अभी तुम पढ़ रहे हो ना तभी तुम्हें याद है, राइट। और वो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ एक एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। अब सोचिए तुमने शो नहीं किया तो रूल 16A का आपने क्या कर दिया, वायलेशन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब देखो आगे लिखा हो, एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शेल फाइल क्या बेटा, वन टाइम रिटर्न। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हर कंपनी को एक वन टाइम रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स ऑफ मनी या फिर लोन बाय कंपनी नॉट कंसिडरिंग डिपॉजिट इन टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल, राइट। डीपीटी 3 में विदिन कितना, ये वन टाइम जब पहले आया था बेटा, ये एक टाइम रिटर्न फाइल करने वाला टाइम जब गवर्नमेंट ने बोला था कि वन टाइम रिटर्न फाइल कर दो, अभी तक का जितना तुमने करा है कितने दिन के अंदर मैडम, 31 मार्च 2019 के 90 डेज के अंदर अंदर आपको डीपीटी 3 फाइल करें। अभी तक आपने जितना भी अमाउंट रिसीव करा है बाय वे ऑफ, और उसको आप क्या कंसिडर नहीं कर रहे हो, डिपॉजिट, और रिटर्न फाइल कर दो। ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी, फिर कैसी बात है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, पैनल इंटरेस्ट रेट रूल 17 कहते हैं एवरी कंपनी शेल पे पैनल इंटरेस्ट कितना बेटा, 18% पर एनम के हिसाब से अगर ओवर ड्यू होता है इन केस ऑफ डिपॉजिट, चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, किससे बेटा, दैट इज क्लेम बट नॉट अनपेड, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, समझ में आया। पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस। If a questions arise for applicability of these rule to the particular company, such question shall be decided by central government consult with RBI। मतलब अगर किसी कंपनी के ऊपर इन रूल को फॉलो करना है तो वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 टू एलिजिबल कंपनीज। रूल 19 क्या करता है, परसुएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, मोटाटिस मुटेंडिस अप्लाई हो जाए, ठीक है। एक स्टेटमेंट फाइल करनी है बेटा आपको रिगार्डिंग डिपॉजिट एग्जिस्टिंग एज ऑन डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। मतलब ये जो एक्ट जब कमेंस हुआ था उसके बाद आपको क्या फाइल करनी पड़ेगा, स्टेटमेंट डीपीटी 4 में। किसमें बेटा, कि आपके पास कितने टोटल एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स वगैरह थे, ठीक है। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन अगेन इसको रीड कर लीजिएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी किसमें बेटा, बोर्ड रिपोर्ट में। किसमें बेटा, बोर्ड रिपोर्ट में, एज पर सेक्शन 34। विद दिस चैप्टर इज ओवर हियर। आई होप सो आपको समझ में आया।